जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस लाइव सेशन में पृथ्वी डिफेंस एकेडमी के। और जितने भी कमांडोज मेरे साथ में मुझे लाइव देख रहे हैं और जितने भी कमांडोज नहीं देख रहे हैं, सभी कमांडोज जल्दी से आ जाइए, लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है। उसके पहले कुछ इन्फॉर्मेशन की, आप अगर इंडियन आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप जीडी और ट्रेड्समैन की ऑफिशियली प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, तो जल्द ही हम भी आशा करते हैं कि आपकी एग्जामिनेशन जल्दी से जल्दी हो। लेकिन एग्जाम का तो एग्जाम के टाइम पे एग्जाम होती रहेगी, लेकिन हमें हमारी प्रिपरेशन को नहीं रोकना है, कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहना है। और थोड़ी थोड़ी मेहनत हमें बहुत बड़े चरणों में चली जाएगी, और जब थोड़ी थोड़ी मेहनत करते हैं तो बहुत बड़ा विस्तृत रूप ले लेती है, तो वो ही मेहनत हमें सक्सेस दिलाती है। तो कंटिन्यू हमें मेहनत करते रहना है, मेहनत को रोकना नहीं है। और बात करें यहाँ पर इंडियन आर्मी जीडी की, जीडी और ट्रेड्समैन की, तो किस प्रकार से इसकी मेरिट लिस्ट बनती है, क्या क्या इसमें पूछा जाता है, क्या क्या नहीं पूछा जाता। तो बात करें यहाँ पर इंडियन आर्मी सामान्य ज्ञान की, तो सामान्य ज्ञान आपको आपके पास में जितनी भी बुक्स हो या फिर ना हो, तो बुक के अलावा भी आप पढ़ सकते हैं, आप लाइव भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद में यूट्यूब पे भी बहुत सारी ऐसी क्लासेस है जिस पे आपको बहुत सारा मटेरियल मिल सकता है जीके का। तो आप जीके की क्लास ज़्यादातर बेटर करें तो लूसेंट की बेटर होती है उसके लिए, अपना जीके के लिए। और बात करें यहाँ पर मैथ्स की, तो मैथ्स के लिए तो आप बेसिक बुक्स उठा सकते हैं, कोई सी भी लूसेंट का अंकगणित उठा सकते हैं, या फिर राम सिंह यादव में भी बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। उसके बाद में बात करें अचीवमेंट की बुक्स है, अचीवमेंट की बुक से आप पढ़ सकते हो, डॉक्टर आर एस अग्रवाल की बुक है, इतनी सारी बुक्स हैं, आप पढ़ सकते हो। और मेरे साथ में जितने भी कमांडोज जुड़े हैं, मैं एक बार नाम ले लेता हूँ सभी का। यश रावत, जय हिंद सभी को, जय हिंद। प्रवीण विश्वकर्मा, जय भवानी। और मेरे साथ में 3 ही कमांडोज दिख रहे हैं मुझे लाइव, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे साथ में 11 करंट 12 करंट व्यूवर्स हैं यहाँ पे। आदित्य चौहान, जय भवानी, प्रवीण, कुलदीप कुमार, सभी को जय हिंद जय हिंद, ठीक है। तो इंडियन आर्मी की जो बनती है मेरिट लिस्ट, उसकी बात करी जाए तो देखिए, आपको क्वेश्चंस करना कैसे है, क्वेश्चंस करना कैसे है, आपको जब भी एग्जामिनेशन में बैठेंगे आप, तो सबसे पहले तो आपको ओएमआर शीट, ठीक है, ओएमआर शीट आपको सबसे पहले क्या करना है, ओएमआर शीट। ओएमआर शीट भरने का तरीका, आप जितनी ओएमआर शीट अच्छे से भरेंगे, यानी कि आपका जो सेट पेपर है, ए हो, बी हो या सी हो, अगर आप ए बी सी सेट में से जो भी आपके पास उस्ताद वहां पे बताएंगे कि आपका सेट ए है, आपको जो पेपर दिया जाएगा उस पेपर पे आपको देखना है कि यार मेरा ए सेट है या बी सेट है। अगर आपका ए है तो आप ए लगा लीजिए, जैसे मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ यहाँ पे ए लगा के, कि जैसे मेरा सेट क्या है, ए है, ठीक है। तो मैंने ए को काला कर दिया। तो आपको भी वहां पे क्या करना है, आपका सेट पेपर जो भी आपको दिया जाएगा पेपर, वो पेपर सेट लगाना है। अन्यथा आप अगर दूसरा सेट पेपर लगाते हैं, आपको ए सेट पेपर दिया गया है और आप बी सेट पेपर लगाते हैं, या फिर आपको बी दिया गया है आप सी सेट पेपर लगाते हैं, तो आप मुश्किल में आ सकते हैं और आपका सिलेक्शन रुक सकता है। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, ठीक है। अपना थोड़ा सा वहां पर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, सांसें अच्छे से भर ले, उसके बाद ही पेपर को स्टार्ट करें, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे, सेट पेपर मेरा आज ए है, और ए सेट पेपर के साथ में बात करें यहाँ पर मेरा टेस्ट नंबर, आप जितनी भी मेरे साथ में सेट पेपर लगा चुके हैं, आपने अभी तक एक बार भी कमेंट नहीं किया कि सर मैंने इतने क्वेश्चन अच्छे गए हैं, ठीक है। तो मुझे जल्दी से कमेंट, जय हिंद। कमलेश जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो मेरे साथ जितने भी कमांडर्स अभी तक मेरे साथ, जितने भी 33 या 34 सेट पेपर हो चुके हैं हमारे, वो सारे सेट पेपर में आपने कौन से सेट पेपर में सबसे ज्यादा मार्क्स हासिल किए हैं, मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। तो मुझे जल्दी से बताइए कि आपने जो सेट पेपर लगाए उसमें कौन से सेट पेपर में सबसे ज्यादा मार्क्स आए। देख रहा हूं मैं आप सभी को कि किसका मार्क्स ज्यादा आया है, मैं देखता हूं। पंकज सेन, कमलेश, गौरव, रोज, रोज जेकी, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताया कि मुझे सर इस जो सेट पेपर दिया था और मैंने ओएमआर शीट डाउनलोड करी है। अगर आपने ओएमआर शीट डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड नहीं की है, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए और मेरे साथ में लग जाइए एकदम पूरी तरीके से, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन बहुत जल्दी ही होने वाला है। और जो कैंडिडेट फिजिकल अभी पास करने वाले हैं, फिजिकल पास करने के बाद एग्जामिनेशन के बारे में सोच रहे हैं कि हम बाद में देख लेंगे, तो बिल्कुल आप ये अपने भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, ठीक है। आप कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहिए, क्लासेस लेते रहिए, आपका भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन आप अगर क्लासेस नहीं लेंगे और आप सिर्फ और सिर्फ फिजिकल के ऊपर फोकस करेंगे, तो मुश्किल होगा आपका सिलेक्शन, ठीक है। फिर आप रिटर्न की में फेल हो जाएंगे, तो फिर बोलेंगे यार मैं फिजिकल तो निकाल लेता हूँ, अब मैं रिटर्न के ऊपर लग जाता हूँ। फिर क्या होगा, रिटर्न की प्रिपरेशन करेंगे तो फिजिकल के ऊपर ध्यान नहीं देंगे। तो दोनों के ऊपर हमें ध्यान देना है, मेडिकल के ऊपर भी देखना है कि हमारी आंख वगैरह, कान वगैरह सब ठीक ठाक है कि नहीं है, ठीक है। न्यू स्टूडेंट परवीन विश्वकर्मा,
ठीक है। न्यू स्टूडेंट है पंकज सेन। पंकज सेन, आप सभी का स्वागत है। ठीक है, जो भी नए नए कैंडिडेट्स थे मेरे साथ में उन सभी का स्वागत है। और आपने मुझे अभी तक कमेंट्स में बताया नहीं कि मैंने जो सेट पेपर लिए थे उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स किसको आए हैं। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। पहला क्वेश्चन सबसे पहले आपके सामने आने वाला है और पहला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। जल्दी से बताइए, बंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, जल्दी से बताइए कि बंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से बताइए कि मुझे बंबई स्टॉक एक्सचेंज स्थापना कब हुई थी? कमलेश, शो हाइट CCC 1875। पंकज सेन सी बता रहे हैं मुझे यहाँ पे 1890। बॉबी कश्यप बता रहे हैं। ठीक है, आपके आंसर्स का मुझे वेटिंग कर रहा हूं मैं, आपके आंसर्स का कि आपका आंसर्स क्या है क्या नहीं है आपके आंसर्स। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब की गई थी? चलिए, बंबई स्टॉक एक्सचेंज की बात करें यहाँ पर, तो बंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में हुई थी। और ये हमारे भारत का, और ये हमारे भारत का, ठीक है, ये हमारे भारत का सबसे पुराना, ये जो हमारे भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना हुई थी सन 1875 में। और दूसरे, हमारे इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में। इसका मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में है। ये हमारे भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। और सेकंड की बात करें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना जो की गई थी वो 1992 में की गई थी। इसका जो सेकंड एक और स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। ठीक है, 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये हमारे इंडिया के लिए, जय हिंद जय हिंद, ठीक है, हमारे इंडिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अर्थव्यवस्था में ये कंपनियों के शेयर मार्केट से संबंधित है ये। और ये हमारे भारत का सबसे पुराना एक्सचेंज है। उसके साथ में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो बात करें हम सेकेंड, उसकी स्थापना 1992 में हुई थी। 1991 में सिफारिश की गई थी उसकी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 1875। ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1875। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिन जिन कमांडोज ने 1875 लगाया है, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है आपका 1875। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना स्तुति में किस समिति द्वारा की गई थी? यानी जो राष्ट्रीय, अभी बात ही चल रही थी हमारी स्टॉक एक्सचेंज की। ठीक है, तो इसकी बात की जाए यहाँ पर कि राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की स्तुति में किस समिति द्वारा की गई थी, यानी कि कौन सी समिति के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, यहाँ पर बात चल रही है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की। किसकी? नेशनल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात चल रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में। और 1991 में इसकी सिफारिश किससे की गई थी? फेरवानी। ठीक है, 1991 में इसकी स्थापना फेरवानी जो समिति थी। ठीक है, ये शेयर मार्केट से संबंधित है। शेयर मार्केट जो होते हैं हमारे शेयर बाजार में, ये क्या करती है? कंपनियों की शेयर मार्केट खरीदने और बेचने का कार्य किया जाता है इसमें। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, फेरवानी समिति। जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर सी किया है, बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लोयस का पठार है। चलिए जल्दी से बताइए कि लोयस का पठार है। लोयस का पठार है। मेरे साथ में 13 व्यूवर्स हैं, 11 लाइक्स है। और मुझे जो कमांडोज मुझे दिख रहे हैं यहाँ, संडे का पूरा आनंद उठा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि क्लासेस नहीं ले रहे, मतलब अभी सभी सो ही रहे हैं मुझे लग रहा है। कमांडोज जल्दी से आ जाए मेरे साथ में लाइव, जितने भी कमांडोज हैं। 15 करंट व्यूवर्स हैं मेरे साथ में। बॉबी कश्यप सी बता रहे हैं यहाँ पर कि लोयस का पठार पवन कृत है। लोयस के पठार की बात चल रही है यहाँ पर। ये पवन कृत है, जल कृत है, नदी कृत है, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताए।
तो ये बात करें हम यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं सब, ठीक है। जल्दी से ठीक है, क्लासेस को अटेंड कीजिए, उसके बाद में क्रिकेट खेलिए। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पर लोएस की पठार की। तो लोएस का पठार जो है हांगू यानी कि चाइना में एक क्षेत्र है, ठीक है, पीली नदी के पास, पीली नदी के मध्य और उत्तरी ऊपरी भाग में, ठीक है, मध्य और ऊपरी भाग के बीच में इसका विस्तार है। यह पीली नदी के पास में है और यह एक मिट्टी मतलब कि एक रेत के टाइप का होता है, ठीक है। इसमें एक रेतीली एक मिट्टी होती है, उसको ढो के ले जाती है और वहां पे एकदम पीला हल्दी जैसा पूरा बना के रखा है, तो उस पर्वत को लोएस का पठार कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर आएगा ये क्या है, नदीकृत है। क्या है ये, नदीकृत, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा और बिल्कुल नदीकृत है ये। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर आएगा प्यारा सिंह सर, मैं हूँ सर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, नदीकृत। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, जल्दी से बताइए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कॉमलेश बता रहे हैं बी, ठीक है सर, सैयद अहमद। अरे दादा बी, मेरे साथ में 21 करेंट्स जुड़ चुके हैं, ठीक है 23। स्वागत है सभी का। हेमराज पवन बी बता रहे, रोहित कुर्मी बी बता रहे, अरे दादा भी बी बता रहे मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की, किसकी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की बात करें यहाँ पर हम, तो अलीगढ़ जो मुस्लिम विश्वविद्यालय है यह हमारे यूपी के अलीगढ़ जो जिला है, ठीक है, अलीगढ़ जिला है वहां पर स्थित है और ये भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, ठीक है, विश्वविद्यालय है और ये हमारे एशिया का भी सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। इसका यह एक एंग्लो मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है, ठीक है, और इसकी स्थापना बिल्कुल रोहित चेतन वर्मा बता रहे हैं, नारायण बता रहे हैं बी, कुलदीप बता रहे हैं यहाँ पर बी, रोहित रॉक स्टार बता रहे हैं यहाँ पर बी, बिल्कुल। तो किसने स्थापना की थी इसकी, सर सैयद अहमद ने की थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद ने की थी। तो जिन जिन कमांडो सैनिकों ने ऑप्शन नंबर बी किया है सर सैयद अहमद, बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर बी किया है बिल्कुल सही आंसर है उनका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चोरी चोरा कांड किससे संबंधित है? चोरी चोरा कांड किससे संबंधित है? जो चोरी चोरा कांड है किससे संबंधित है? असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा से, स्वदेशी से या फिर जलियांवाला बाग से? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। कमलेश जी ए बता रहे, प्रभु फौजदार मेरे साथ जुड़ चुके हैं, पंकज ए बता रहे, चेतन, नारायण, रोहित कुर्मी, हेमराज, ऋतिक, चेतन वर्मा, उसके बाद में यश रावत, रोहित रॉक स्टार ए बता रहे हैं। तो जो चोरा चोरी कांड है, ठीक है, यह बिल्कुल यह किससे संबंधित है? असहयोग आंदोलन से संबंधित है। किससे संबंधित है? असहयोग आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। यह 6 फरवरी को स्टार्ट किया गया था 1912 में और यह वापिस से 6 फरवरी को इसको स्टार्ट किया था। कब? 6 फरवरी 1912, ठीक है, 6 फरवरी 1912 को इसको स्टार्ट किया गया और इसको वापिस से, ठीक है, इसको 12 फरवरी 1912 में इसको वापिस से स्थगित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इसका कारण ये था कि जब असहयोग आंदोलन चालू किया तो जो गोरखपुर है, ब्रिटिश भारत प्रांतीय राज्य जो गोरखपुर था, गोरखपुर में जो बड़ा एक दल था हमारा, किसका? असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाला एक बड़ा दल था। उस दल ने पुलिस स्टेशन पे हमला कर दिया और पुलिस स्टेशन पे हमला करने के बाद वहां का पुलिस स्टेशन को जला दिया और जलाने के साथ में वहां पर 23 पुलिसकर्मी और 2 नागरिकों की वहां पर मौत हो गई। उसके कारण ज्यादा से वहां पर थोड़ा सा मामला भड़क उठा और उस मामला भड़क उठा तो गांधी जी पहले ही हिंसा के खिलाफ थे, तो उन्होंने क्या किया, 12 फरवरी 1912 को इसे वापस स्थगित किया और इसे स्थगित किया तो सभी जो दूसरे जो दल थे उन्होंने इसका विरोध किया कि आपने इसको स्थगित क्यों किया, क्योंकि इसको स्थगित करने का कारण ये था कि इसमें हिंसा हो रही थी, इसलिए इसे बंद किया गया। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो थी पंडित मदन मोहन मालवीय की थी, ठीक है, मदन मोहन
मदन मोहन सूरज सर, सूरज सर, कमलेश बता रहे हैं 1922। कमलेश बता रहे हैं यहाँ पर, पंकज सेन बता रहे हैं यहाँ पर 1922। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 5 पे थे, इसका सही आंसर आएगा असहयोग आंदोलन। ठीक है, इसका सही क्वेश्चन का आंसर आएगा असहयोग आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में खोजा गया पहला सबसे पुराना शहर कौन सा है? चलिए हमारे पास में क्वेश्चन आ चुका है कि भारत में खोजा गया पहला पुराना शहर कौन सा था? सिंध, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या फिर पंजाब? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? सिंध, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या फिर पंजाब? जल्दी से बताए इसका आंसर क्या आएगा। तो भारत में बात की जाए तो दयाराम साहनी जो थे उनके नेतृत्व में इन्होंने इसकी खुदाई चालू की थी। दयाराम साहनी जी ने, दयाराम जो साहनी थे, इन्होंने इसकी खोज यानी कि इसका खनन किया था, स्टार्ट खनन। कमेंट्स नहीं देख पा रहा हूं मैं यहाँ पर। तो दयाराम साहनी इसका खनन स्टार्ट किया था। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर की बात की जाए तो यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत जो था, पाकिस्तान का पंजाब प्रांत था, पश्चिमी क्षेत्र में पंजाब प्रांत था, वहां पर एक शहर था। उस शहर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हड़प्पा। हड़प्पा, ठीक है। इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर बी किया है बिल्कुल सही। अरे दादा बी बी बता रहे हैं, हड़प्पा। ठीक है, तो इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आएगा हड़प्पा सभ्यता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप है? जल्दी से बताएं यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? क्या ऑस्ट्रेलिया है, एशिया, अंटार्कटिका, इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताएं। कमलेश जी बता रहे हैं ए। तो हम बात करें यहाँ पर महाद्वीपीय के नाम से, यानी कि जिसको चारों ओर से, ठीक है, देखिए इसको चारों ओर से समुद्र ने घेर रखा है और महासागरों ने। कहा? चारों तरफ। इसके चारों तरफ क्या है? इसका सही आंसर आएगा ऑस्ट्रेलिया। जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वो चारों तरफ से महासागर से ढका हुआ है और समुद्र से ढका हुआ है, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया की जो लैंग्वेज है वो अंग्रेजी है। ऑस्ट्रेलिया की जो लैंग्वेज है वो क्या है? अंग्रेजी लैंग्वेज है। और ये सबसे छोटा महाद्वीप भी है। और बात की जाए इसके ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा क्रिकेट में नंबर 1 माना जाता है। क्रिकेट में सबसे ज्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया सबसे नाम पहले आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा कब भंग होती है?
राज्यसभा कब भंग होती है? जल्दी से बताइए कि राज्यसभा कब भंग होती है। ठीक है, मेरे साथ में 28 लाइव्स हैं और 18 ही लाइक्स हैं। ठीक है, कंटिन्यू क्लासेस को लाइक करते रहिए। ठीक है, तो इसका आंसर जल्दी से बताइए कि राज्यसभा कब भंग हो सकती है। अली दादा ए बता रहे हैं, प्रभु फौजदार, कमलेश बता रहे हैं कभी नहीं। बिल्कुल, नीतीश पटेल भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो देखिए, ये कभी नहीं भंग होती है। राज्यसभा क्या है? राज्यसभा हमारे जो संसद का है उच्च सदन है। क्या है? ये एक उच्च सदन है ये। ठीक है, यह उच्च सदन है। और निम्न सदन की बात करें, निम्न सदन, तो निम्न सदन क्या है? लोकसभा। ठीक है, निम्न सदन की लोकसभा, उच्च सदन की बात की जाए तो राज्यसभा। और राज्यसभा के लिए कितनी उम्र होना चाहिए? 30 वर्ष। लोकसभा के लिए कितनी होना चाहिए? 25 वर्ष। ठीक है, तो राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकती है। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का राष्ट्रीय पेड़ है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ है, जल्दी से बताइए। देखिए, भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? तो बात करें यहाँ पे बरगद। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? बरगद। और बरगद की बात की जाए तो बरगद इसलिए राष्ट्रीय पेड़ है क्योंकि यह इसलिए क्योंकि इसकी जो उम्र होती है, इसकी उम्र बहुत लंबी होती है। ठीक है, इसकी उम्र बहुत लंबी होती है, इसके कारण इसे हमारे भारत का राष्ट्रीय वृक्ष चुना गया है। और आज भी देखा जाए तो हमारे गांव में जो सभा होती है वो बरगद के पेड़ के नीचे ही होती है। और सबसे ज्यादा बरगद का पेड़ लंबी उम्र वाला होता है, ज्यादा लंबे समय तक टिकता है, इसलिए हमारे देश ने बरगद के पेड़ को हमारा राष्ट्रीय पेड़ घोषित किया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरावली पर्वत, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? ये कमलेश जी आर्या को इसका आंसर बहुत जल्दी पता होगा। ठीक है, क्योंकि कमलेश जी हमारे कहां से है? राजस्थान से ही है, इसलिए इनको पता है। ये भारत और पाकिस्तान में फैली हुई है। ठीक है, जो अरावली पर्वत है वो पूरे भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है, भारत तथा पाकिस्तान तक फैला है। और इसका जो सर्वोच्च चोटी है वो क्या है? गुरु शिखर। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या है? गुरु शिखर। ठीक है, ये कहां पर है? राजस्थान में। ये कहां पर है? राजस्थान में स्थित है ये। ठीक है, यह राजस्थान में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर आएगा गुरु शिखर, बिल्कुल सही आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रयोगात्मक फिल्में बनाने वाला प्रथम व्यक्ति किसे माना गया? प्रयोगात्मक फिल्में बनाने वाला प्रथम व्यक्ति किसे माना जाता है? जल्दी से बताइए कि प्रयोगात्मक फिल्में बनाने वाला प्रथम व्यक्ति किसे माना जाता है? राज कपूर को माना जाता है, मनमोहन देसाई को माना जाता है, देवानंद को माना जाता है, या फिर कमल हसन को माना जाता है? तो सबसे पुरानी बात करें फिल्में बनाने वाला प्रथम व्यक्ति, तो वो है कमल हसन। कौन है? कमल हसन। ठीक है, इन्हें, ठीक है, पटकथा, पटकथा, उसके बाद निर्देशक और नाटकों में भी इन्होंने काम किया, निर्देशक, प्रोड्यूसर। ठीक है, इन्होंने बहुत सारा इंडिया के लिए जो फिल्में बनी है उसमें पटकथा में भी काम किया है, निर्देशक के रूप में भी काम किया है, और हमारे इंडिया के लिए महत्वपूर्ण फिल्मों में भूमिका निभाई है। तो इनका जो फिल्म बनाने का प्रथम व्यक्ति का आ जाता है तो वो किसे आता है? कमल हसन को। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जिन जिन कमांडोज का ऑप्शन नंबर डी आया है, बिल्कुल सही आंसर से आपके ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र का, किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए जाता है? सरस्वती सम्मान तो इसको दिया जाता है के बिरला, के बिरला फाउंडेशन, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इसे दिया जाता है। और ये किस में दिया जाता है? जल्दी से बताएं, सरस्वती सम्मान किस में दिया जाता है? साहित्य में, नृत्य में, नाट्य अभिनय, फिल्म निर्माण में। तो ये किस में दिया जाता है? जल्दी से बताइए। कमलेश बी। ठीक है, प्रो फौजदार भी बी बता रहे हैं, तो बिल्कुल किस में दिया जाता है? ये साहित्य में। ठीक है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य में दिया जाता है ये। चलिए, जिन जिन कमांडोज का, देवराज वेरी गुड, अरिदादा, आई एम चौधरी, चेतन वर्मा, प्रभु फौजदार, जितने भी कमांडोज मेरे साथ में जुड़े हैं उन सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर डिफेंस एकेडमी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, उसका आंसर सही आएगा साहित्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश, मोटे अनाज, बाजरा, ठीक है, बाजरा वगैरह जो चीजें आती है, क्यों? देखिए, विश्व में मोटे अनाज की बात चल रही है और सबसे ज्यादा कौन है इसमें? भारत।
ठीक है, कौन आता है? भारत। गुड मॉर्निंग एम आर राजकुमार, सभी को जय हिंद जय हिंद। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा भारत। देखिए इसलिए भारत क्योंकि मोटे अनाज, देखिए मोटे अनाज में ज्यादा जलवायु की आवश्यकता भी नहीं होती है, ज्यादा उसमें सिंचाई की आवश्यकता भी नहीं होती इसमें। ठीक है, इसमें ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता भी नहीं होती है और ज्यादा जलवायु और ज्यादा इसके लिए टेम्परेचर की आवश्यकता भी नहीं होती है, और ये किसी भी भूमि में उगाई जाती है, इसलिए ये जो है हमारा इंडिया इसमें सबसे आगे है विश्व में। तो इसका सही आंसर आएगा भारत। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस नदी के तट पर श्री राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया था? किस नदी के तट पर श्री राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया था? जटायु की बात करें तो जटायु ने ही हमारे श्री राम को बताया था, माता सीता जी का पता बताया था कि इसे ऐसा ऐसा जो रावण था, रावण उठा के ले गया है, और उसके पास उसने देखा था, बचाने की कोशिश भी की थी, तो रावण ने उसका, ठीक है, उसके पंख काट दिए थे, तो पंख काटने के साथ ही उसकी नीचे आके फिर मृत्यु हुई थी। तो कौन सी नदी है उसकी, जल्दी से बताइए। नारायण बता रहे हैं, चेतन वर्मा श्री बता रहे हैं कावेरी नदी। ठीक है, तो बिल्कुल कौन सी नदी? कावेरी नदी। कौन सी नदी आएगा इसका आंसर? कावेरी नदी बिल्कुल इसका सही आंसर आएगा। अरे दादा असलम शेख बता रहे हैं, बिल्कुल असलम शेख भी बता रहे हैं यहाँ पर। जिन जिन कमांडोज का ऑप्शन नंबर सी, सी आया है बिल्कुल। ठीक है, कावेरी नदी। जिन जिन कमांडोज का ऑप्शन नंबर सी आया है, कावेरी नदी बिल्कुल सही आया है, बिल्कुल जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर सी किया है बिल्कुल सही आंसर है इसका। चलिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए जल्दी से, क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर? ऐसे शब्द किस खेल से संबंधित है? जल्दी से बताइए, ऐसे शब्द किस खेल से संबंधित है? कमलेश बता रहे हैं डी, चेतन वर्मा बता रहे हैं बी, एमपी भी बता रहे हैं सी, कमलेश राजस्थान डी बता रहे हैं। ठीक है, आदित्य चौहान बता रहे हैं सी। तो यहाँ पे हम जटायु की बात कर रहे थे, जटायु की मृत्यु की बात कर रहे थे हम यहाँ पर, किसकी? जटायु की मृत्यु। तो ये इगतपुरी के ताकेड़ गांव में हुई थी। ठीक है, इगतपुरी के ताकेड़ गांव में इनकी मृत्यु हुई थी जटायु की। और इनकी बात की जाए तो यह सर जब अंतिम इनका जटायु का संस्कार किया तो इस तीर्थ को सर्व तीर्थ कहा गया था। ठीक है, सर्व तीर्थ कहा गया था। और यहाँ पे हम एसएच की बात करें, एसएच, तो देखिए ये है ना एक इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक श्रृंखला हुई थी, टेस्ट श्रृंखला, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इनके बीच में एक टेस्ट श्रृंखला हुई थी। क्या टेस्ट श्रृंखला हुई थी? और ये इंग्लैंड में हुई थी। कहां पर हुई थी? ये इंग्लैंड में हुई थी। और इन दोनों देश के बीच हुई थी, तो क्या हुआ था, इंग्लैंड जो है पूरी तरीके से हार चुका था, इसलिए जब हार चुका था तो इसलिए इस जगह का नाम क्या रखा गया? एसेज। क्या रखा गया? एसेज नाम रखा गया था। तो ये संबंधित है क्रिकेट से, जिसमें इंग्लैंड अपनी ही भूमि पर, अपनी ही मैदान पर, देश में हार गया था, इसलिए इसे एसेज कहा गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर डी किया है क्रिकेट, वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं साइंस की ओर। साइंस के चैप्टर्स आपके सामने आ चुके हैं, जल्दी से बताएं कि आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? सामान्य नमक, समुद्र, स्टार्च, ग्लूकोज। जल्दी से बताइए कि आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। ठीक है, तो बात की जाए इसकी, सामान्य नमक। क्या होता है? सामान्य नमक होता है हमारे आंसुओं में। जब हमारे आंसू निकलते हैं तो उसमें क्या होता है? खारापन दिखता है हमें, तो क्या होता है उसमें? सामान्य नमक होता है। तो जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर ए किया है बिल्कुल सही आंसर है उसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोहे पर जंग लगती है, लोहे पर जंग लगती है, जिन जिन कमांडोज ने दिया है बिल्कुल आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया था साधारण नमक का, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर लोहे पर जंग लगती है फेरिक ऑक्साइड से, जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, क्षारीकीय फ्रेश और फेरिक कार्बोनेट से, या उपयुक्त सभी उपकरण से। जल्दी से बताइए। नीतीश पटेल डी, जय भवानी डी, रोहित रॉक स्टार डी, अनिल सुमन ए बता रहे, कमलेश बी बता रहे। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए फेरिक ऑक्साइड से भी लगता है, ऑप्शन नंबर बी जल योजित फेरिस तथा फेरिक ऑक्साइड से भी लगता है। और उसके बाद में बात की जाए यहाँ पर, तो ये क्षारीकीय फेरस और फेरिक कार्बोनेट से भी लगता है, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी।
ऑप्शन नंबर डी जिन जिन कमांडोज ने दिया है बिल्कुल सही है। लोहे पर जंग लगता है, ठीक है। मुझे बताएंगे कमांडो प्रीतम बताएंगे कि लोहे का रासायनिक सूत्र क्या है, जल्दी से बताएंगे कमेंट में। कमांडो प्रीतम लोहे का रासायनिक सूत्र क्या है, जल्दी से बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इंसुलिन की खोज की थी, इंसुलिन की खोज की थी, जल्दी से बताएं। बेंटिंग ने, डोमेक ने, रोनाल्ड ने या फिर हार्वे ने, जल्दी से बताइए। कमांडो प्रीतम, नीतीश, एफ वेरी गुड, ठीक है। एफ बिल्कुल सही है। एफ जो है रासायनिक, किसका रासायनिक सूत्र है, लोहे का। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर। बेंटिंग, ठीक है। इंसुलिन की खोज किसने की थी, बेंटिंग ने की थी। हार्वे ने क्या किया था, हार्वे ने क्या किया था, हमारे ब्लड जो खून होता है, खून। नीतीश पटेल ए बता रहे कमांडो ए, वेरी गुड। जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर ए किया है बिल्कुल सही आंसर है। इंसुलिन जो है डायबिटीज के लिए काम आता है। ये इंसुलिन जो एक वैक्सीन होती है, दवाई होती है, वो काम आती है हमारे शुगर के लिए, डायबिटीज वालों के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है, जल्दी से बताएं। निम्नलिखित में से कौन ईंधन गैस नहीं है, जल्दी से बताएं। भाप, अंगार गैस या फिर प्रोड्यूसर गैस, हास्य गैस, मार्स गैस, कौन सी ईंधन गैस नहीं है, जल्दी से बताएं कौन सी ईंधन गैस नहीं है। चलिए जिन जिन कमांडोज का ऑप्शन नंबर सी हास्य गैस आया, क्योंकि हास्य गैस ना तो ईंधन का काम करती है ना तो कुछ उपयोग में आती है हमारे, ठीक है। ये हंसाने वाली गैस है। जब भी कुछ ऐसा होता है, मतलब कि जब भी ऐसी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहां पर मतलब कि आतंकी जहां पे हमला वगैरह वगैरह होता है, या फिर कहीं पर जैसे कि देखे होंगे दंगे वगैरह होते हैं, तो वहां पर हास्य गैस को छोड़ा जाता है। तो चलिए यहाँ पर बात की ऑप्शन नंबर सी जिन जिन कमांडोज ने किया है बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं हम। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, मीटर, मीटर वर्ग, डायोप्टर या फिर अन्य, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, जल्दी से बताएं। तो इसका क्या आएगा, डायोप्टर, ठीक है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, डायोप्टर। जितिन कमांडो प्रो फौजदार, वेरी गुड। एम आर राजकुमार, अनिल सुमन सी, वेरी गुड। कमांडो प्रीतम, वेरी गुड, सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, 21। रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है, रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है, ठीक है। विद्युत तरंगे होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, ध्वनि तरंग होती है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे रडार की बात करें तो रडार, रडार जो होता है एक मिसाइल वगैरह या देखा होगा आपने, रडार का इस्तेमाल किया जाता है। तो रडार की बात की जा रही है कि इसमें किस प्रकार की तरंगे होती है। तो इसमें कैसी तरंगे होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। कैसी होती है, विद्युत चुंबकीय, रिव्यू, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है इसमें, रडार में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है पियामीटर, मीटर, ड्यूरामीटर या फिर एरेनक्वन वाइट, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए इसका आंसर। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे भारी झिल्ली होती है, तो मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे भारी झिल्ली होती है ड्यूरामाइट, ड्यूरामीटर। क्या होती है, ड्यूरामीटर, ऑप्शन नंबर सी, ड्यूरामीटर। रोहित सोलंकी, सी, वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था, हार्मोन, जल्दी से बताए। हार्मोन्स, जो हमारे हार्मोन्स होते हैं उसका नामकरण किसने किया था। तो इसके आंसर्स की ओर बढ़ते तो अरस्तु ने किसकी की थी, जीव विज्ञान की खोज की थी, जीव विज्ञान, ठीक है। और बात करें यहाँ पर बेलिस और स्टार्लिंग की, तो इसका सही आंसर आएगा बेलिन और स्टाइविस, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर सी किया है, कमलेश वेरी गुड, आदित्य चौहान वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है आपका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है,
जल्दी से बताइए, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? तो किरणों का बात करें यहाँ पे अल्फा किरणें, गामा किरणें, बीटा किरणें, ये सारी किरणें इससे ही संबंधित है। तो इसमें कौन सी किरणों का उपयोग हमारे चिकित्सा युद्ध में उपयोग के लिए हो रहा है? तो किसका हो रहा है इसमें? लेसर किरणों का। ऑप्शन नंबर सी, लेसर किरणों का उपयोग किसमें हो रहा है? युद्ध के लिए जो उपयोग हो रही किरणें, उनका उपयोग हो रहा है अनुसंधान में लेसर किरणों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होते हैं? सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किसमें उत्पन्न होते हैं? जल्दी से बताएं इसका आंसर। तनों से, पत्तियों से, फलों से या फिर जड़ों से? देखा होगा हमने, नेचुरल तरीके से अगर हम भोजन ले तो सबसे ज्यादा अगर बात की जाए यहाँ पर श्री राम जी की, तो उन्होंने सबसे ज्यादा 14 साल तक जब वनवास था उनका, तो उन्होंने क्या किया था? फल फ्रूट पे ही सबसे ज्यादा जीवन बिताया था। सबसे ज्यादा सर्वाधिक भोजन में उत्पन्न होता है, जो होता है किससे होता है? फलों से। किससे होता है? ऑप्शन नंबर सी, किससे? फलों से। चावल का दाना क्या है? चावल का दाना क्या है? जल्दी से बताइए मुझे, चावल का दाना क्या है? चावल के दाने की बात की जाए, चावल का दाना क्या है? हम सभी इस्तेमाल ही करते होंगे चावल का दाना। तो क्या एक बीज है, एक बीजीय फल है या फिर ये सभी है? कमलेश जी बता रहे हैं एक बीज। प्रीतम कमांडो डी बता रहे हैं एमआर। राजकुमार, रोहित सोलंकी, कुलदीप, आम चौधरी, नीतीश पटेल, प्रभु फौजदार, वेरी गुड। चलिए इसका जो आंसर आएगा एक बीजीय फल है ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर बी किया है, एक बीजीय फल, बिल्कुल सही है, एक बीजीय फल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं? ईंधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये ईंधन कहलाते हैं, ठीक है। वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? ईंधन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल कमांडोज का, जिन कमांडोज का ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। देखिए आपका समय स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर समय आपका फिनिश होने वाला है, जल्दी से स्टार्ट। 12 सेकेंड आपकी, जल्दी से बताइए क्या आएगा इसका आंसर। आदित्य बी बता रहे हैं, जय भवानी बी बता रहे हैं, कमलेश ए बता रहे हैं। तो बिल्कुल जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर ए परितालिका, ठीक है, जिन कमांडोज ने परितालिका बताया है, ऑप्शन नंबर ए बताया है, बिल्कुल सही है परितालिका। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 29। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है? इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन? जल्दी से बताइए कि इसमें प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है? क्या रहता है? जल्दी से बताइए, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है? कमलेश जी बता रहे ब्यूटेन, कुलदीप बता रहे ब्यूटेन, ठीक है। क्या रहता है प्राकृतिक गैस? CH4, ठीक है, मार्स गैस भी कहा जाता है इसे, CH4 मार्स गैस। ये हमारे घरों में जो दलदली भूमि क्षेत्र से पाया जाता है ये। तो ऑप्शन नंबर डी मीथेन, ठीक है, मीथेन में सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस पाई जाती है, तो इसका सही आएगा मीथेन गैस, मार्स, ऑप्शन नंबर डी। चलिए जीवन के भौतिक चरण को क्या कहते हैं? जीवन के भौतिक चरण को क्या कहते हैं? जल्दी से बताएं, जीवन के भौतिक चरण को क्या कहते हैं? जीवन के भौतिक चरण को क्या कहते हैं? जल्दी से बताएं मुझे, इसका आंसर क्या आएगा। इसके बाद में हमारा मैथ स्टार्ट होने वाला है। जीवन के भौतिक चरण को क्या कहते हैं? जल्दी से बताएं। नीतीश पटेल सी बता रहे, आदित्य डी बता रहे, कमांडो प्रीतम सी बता रहे हैं। जल्दी से आंसर बताइए, इसका क्या आएगा। हमारा मैथ स्टार्ट होने वाला है। साइटोप्लाज्म, जल्दी से बताइए क्या कहते हैं। अभी मैथ्स का स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। अब हम मैथ्स को करेंगे इसके बाद स्टार्ट। जल्दी से बताइए, मेरे पास में कमांडोस के आंसर्स नहीं आ पा रहे, जल्दी से आंसर्स कीजिए इसका। जीवन के भौतिक चरण को क्या कहते हैं? कमलेश बता रहे हैं ए,
साइटोप्लाज्म। जीवन के भौतिक चरण को क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए। तो क्या कहते हैं इसके इसे, ऑप्शन नंबर ए साइटोप्लाज्म, क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जीवन के भौतिक चरण को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। चलिए बढ़ते हैं हम आगे मैथ्स की ओर। ठीक है, जिन जिन कमांडर्स ने ऑप्शन नंबर ए किया है बिल्कुल सही किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मैथ्स की ओर। मैथ्स का पहला क्वेश्चन आपके सामने, कितने समय में 2000 का 5%, कितने समय में 2000 का 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर से ब्याज 400 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में क्या दे रखा है यहाँ पर, क्या क्या दे रखा है हमारे पास में, देखिए हमारे पास में दे रखा है यहाँ पर, हमें दे रखा है यहाँ पर पी, पी कितना दे रखा है हमारे पास, पी दे रखा है हमारे पास में 2000। ठीक है, हमें आर कितना दे रखा है 5%, और टी कितना दे रखा है, निकालना है टी हमें, क्वेश्चन मार्क। और हमें साधारण ब्याज कितना दे रखा है एसआई 400 रुपये। तो देखिए समय का सूत्र क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, समय, समय बराबर साधारण ब्याज गुणा 100 मूलधन गुणित दर। ठीक है, तो पहले हम साधारण ब्याज कितना है हमारे पास में 400 रुपये, और हमारे पास में दे रखा है 100 बटा मूलधन कितना है हमारे पास में, मूलधन दे रखा है यहाँ पर 2000, इंटू दर कितनी दे रखी है हमारे पास 5%। तो देखिए 1 2 1 2, और ये 1 से 1 0, 5 से 5 8 40, और 2 चौको 8, कितना आएगा 4 वर्ष। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 4 वर्ष। जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर सी किया है 4 वर्ष बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 3:5:4 का घन मूला अनुपात क्या होगा, क्या निकालना है हमें, घन मूला अनुपात, क्या निकालना है, घन मूला अनुपात। ठीक है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा, 3:5 ठीक है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो 3 का घन अनुपात, 3 का घन 3, 5 का घन 3, और 4 का घन 3, तो 3 3 9 9 27, 5 5 25 25 5 125, और 4 चौक 16 16 चौक 64, क्या आएगा आंसर 27 125, 27 125 और 64। जिन जिन कमांडोज का 27 125 और 54 आया है बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निकालना है हमें औसत, क्या निकालना है हमें, औसत निकालना है। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें, औसत निकालना है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा, 9.7 10.2 8.5 12.4 8.1 3.3 5.8 6.5 7.6 तथा 11.9 का औसत निकालना है। क्या निकालना है, औसत निकालना है। ठीक है, औसत निकालना है हमें। जल्दी से इसका बताइए क्या आएगा आंसर। तो औसत बराबर क्या होता है हमारे पास में, औसत, ठीक है, राशियों की संख्या बटा राशियों का, राशियों की योग बटा राशियों की संख्या। तो कितनी राशि है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी संख्या हमारे पास 10। ठीक है, अब हम इसको जोड़ते हैं, क्या करते हैं, इसको हम जोड़ते हैं। ठीक है, जोड़ने के बाद में हम देखते हैं इसमें क्या आता है जोड़ने के बाद। तो यहाँ पे जोड़ते हैं हम 9.7 को 10.2, फिर 8.5, फिर 12.4, 8.1, 3.3, 5.8, 6.5, 7.6 और 11.9। ठीक है, तो देखिए जोड़ते हैं हम यहाँ पर, 7 और 2 9, 9 और 5 14, 9 और 5 14, और 14 और 4 18 19, 19 और 3 22, 22 और 8 30, 35, 35 और 6 41 और 9 40 की शून्य, हासिल कितना बचा हमारे पास 4। अब ये 9 और 8 और 8 16, 16 और 1 17, 17 और 4 21, 21 और 2 23, 23 और 8 23 और 8 31 और 3 34, 34 और 5 39, 40 और 5 45, 45 और 7
52 52 और एक 53 और एक 54, ठीक है। हासिल का 5, 1 2 3 3 और 5 8, कितना है हमारे पास 84.0। तो देखिए 10 का देंगे तो 8.4, ठीक है 8.4। जितिन कमांडोज का 8.4 आंसर आया, बिल्कुल सही आंसर है आपका 8.4, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि 51 व्यक्ति 170 मीटर लंबी दीवार को, ठीक है, चलिए क्या कर रहे हैं यहाँ पर, 51 व्यक्ति 170 मीटर दीवार, 170 मीटर लंबी दीवार को 25 और कितनी मीटर, 170 मीटर लंबी दीवार है, बनाते हैं। तो बताइए कि 25 दिनों में, ठीक है, तो बताइए कि 30 व्यक्ति 120 मीटर, 30 व्यक्ति 120 मीटर कितने दिन में बनाएंगे, कितने दिन में बना सकेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे कट रहा है ये 17 दिया 51, 17 एकम 17, 10, फिर कटेगा 5 चाम 25 और 5 दूनी 10, फिर कट रहा है ये 5 चाम 25 और 5 दूनी 10, कितना बचा, 4 5 चौको 20, फिर कट रहा है देखिए 3 पंजे 15, 15/2, 15/2 बराबर 5x बटा 24। क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 15 गुणित 24/2 गुणित 5 बराबर कितना है x। 5 से काटेंगे 5 3 15, 3 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 3 36, ठीक है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम, शायद से कुछ देखिए 51 व्यक्ति क्या कर रहे हैं यहाँ पर, 51 व्यक्ति जो हैं, 51 व्यक्ति हैं वो 170 मीटर लंबी दीवार को क्या कर रहे हैं, कितने दिन में बना रहे हैं, 25 दिन में बना रहे हैं। तो बराबर शायद से यहाँ पे कैंडिडेट को दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर बता रहे हैं कि 151 व्यक्ति जो हैं कितने, 25 दिन में, 25 दिन में क्या कर रहे हैं यहाँ पर 170 मीटर लंबी दीवार बना रहे हैं, बराबर 30 व्यक्ति कितने दिन में बनाएंगे, ठीक है 120 मीटर लंबी दीवार। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर 30 व्यक्ति दे रखे हैं, 120 मीटर लंबी दीवार दे रखी है, 1 शून्य 1 शून्य 3 एकम 3 3 चौक 12, फिर यहाँ पे कट करेंगे 17 दिया 51, उसके बाद में बात 17 एकम 17, 5 चाम 25, 5 दूनी 10, 3 5 15, 15/2, 15/2 बराबर, ठीक है 15/2 बराबर कितना है हमारे पास में, x/4, तो 4 2 दूनी 4 और 15 दूनी 30, ठीक है 30 दिन में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 जल्दी से कीजिए इसका आंसर। किसी नगर की जनसंख्या, जल्दी से कीजिए इसका आंसर, किसी नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष कितनी 10% कम हो रही है, 10% प्रतिवर्ष कम हो रही है। और ये 1993 दे रखा है, 1993 के प्रारंभ में नगर में कितने थे, 80,000 लोग रहते थे। तो 1996 के प्रारंभ में नगर की जनसंख्या कितनी थी, 1996 में नगर की जनसंख्या कितनी थी, जल्दी से बताइए। चलिए करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम देखें यहाँ पर, तो फॉर्मूला लगाते हैं हम यहाँ पर, a बराबर p इंटू 1 माइनस, क्योंकि घट रहा है, r/100 की पावर n। तो हमारे पास p कितना दे रखा है, p दे रखा है हमारे पास में 80,000 इंटू 1 माइनस कितना दे रखा है हमारे पास में, r दे रखा है 10/100 की घात कितनी है, 93 से 96 मतलब 3 वर्ष। तो 1 शून्य से 1 शून्य 10 एकम 10, 10 में से गया तो 9/10, तो कितना बचा 9/10, 9/10 और 9/10। तो देखिए 1 2 3 3 शून्य से 3 शून्य कैंसिल, 1 शून्य से 1 शून्य 1 शून्य 3। अब 9 का कितना होता है, 729 होता है क्यूब, 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब होता है 729 इंटू 80, ठीक है इंटू 80। तो देखिए यहाँ पर अब गुणा करेंगे हम, 0 का 0 फिर 0 और फिर 0, कट 8 नाम 72 की 2 हासिल की 7, 8 दूनी 16, 16 और 6 22, 22 और 1 23 की 3 हासिल की 2, हासिल की 2 बचा यहाँ पर। फिर मैंने 8 7 56, 56 और 2
56 और 2 58, 0 2 3 8, 58 320, 58 320। इसका जो सही आंसर आएगा 58 320, 6 26 5600 नहीं आएगा। ठीक है, 58 320 इंडियन कमांडोज का आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है 58 320। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें सिर्फ भाग ही करना है। क्या करना है इसमें, भाग करना है। क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में 4900 मतलब 4900 भागित 70, भागित 70 और फिर क्या है प्लस 70/5। ठीक है, हमारे पास में ये संख्या दे रखी है। तो देखिए 1 0 से 1 0 7 7 49, 70 आ गए यहाँ पर ये कट के। फिर 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 बचा 5 20, 70 और 14 कितना हो गया, 70 प्लस 14 84। चलिए जितिन कमांडोज का 84 आया आंसर, बिल्कुल सही है। और मैं एक बार सभी के नाम ले लेता हूं यहाँ पर। मेरे साथ में जो 16 करंट 17 बंदे, नीतीश पटेल, कुलदीप, कमलेश, यश रावत, 84 जितिन कमांडोज का 84 आंसर आया, बिल्कुल सही है। कुलदीप बता रहे हैं 84, जय भवानी जय राजपूताना बता रहे हैं डी। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुलदीप कुमार डी बता रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल। तो जितिन कमांडोज का ऑप्शन नंबर डी आया है, बिल्कुल सही आंसर है आपका। चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। ठीक है, लंबाई कितनी है इसकी, इसकी जो लंबाई दे रखी है वो कितनी है, लंबाई दे रखी है यहाँ पर 150। और इस रेलगाड़ी की चाल कितनी दे रखी है, चाल दे रखी है हमें, बोलते हैं 48 48 और 2 50/3। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर, समय निकालना है। हमें निकालना है यहाँ पर समय। ठीक है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है हमारे पास में, दूरी 150 दे रखी है और 50/3। और देखिए यहाँ पे एक सोचने वाली बात यह है कि ये भी हमें मीटर में दे रखा है और ये भी हमें मीटर में दे रखा है, तो हमें कोई चीज बदलना नहीं है यहाँ पर। ठीक है, हमें यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं करना है। तो बात करें यहाँ पर हम, देखिए फर्स्ट का 4 सेकंड का थर्ड, तो यहाँ पे फर्स्ट का 4 150 गुणा 3/50, 1 0 से 1 0 5 3 15 और 3 3 9, कितने सेकंड में, 9 सेकंड में। कितने सेकंड में, 9 सेकंड में वो क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, कमलेश वेरी गुड, जय भवानी वेरी गुड, जय भवानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में दे रखा है यहाँ पर कि एक नल है, खाली टंकी को 12 घंटे में भरता है और एक छिद्र सारे टैंक को 20 मिनट में खाली करता है। यानी कि एक भर रहा है और दूसरा छिद्र जो है वो खाली कर रहा है। 12 में भर रहा है और 20 घंटे में खाली कर रहा है एक छिद्र। यदि नल और छिद्र एक साथ साथ चलते हैं, नल भी चल रहा है, ठीक है, एक नल भी चल रहा है और छिद्र भी चल रहा है, मतलब दोनों से पानी जा भी रहा है, पानी निकाल भी रहा है। ठीक है, तो टैंक कितने समय में भरेगा। तो यहाँ पे हम एलसीएम विधि से करते हैं, यहाँ पर एलसीएम विधि से। चलिए तो एलसीएम लेते हैं हम यहाँ पे 12 और 20 का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, 12 और 20 का एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर, 12 और 20 का एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 60, तो 12 पंजे 60, 20 60। ठीक है, तो टोटल कार्य क्षमता कितनी है इनकी 60। और जबकि ये 5 क्या कर रहा है, ये 5 भर रहा है और 3 निकाल रहा है। 5 भर रहा है 3 निकाल रहा है, तो हम टोटल देखते हैं क्या हो जाएगा इसका। 60/5 में से 3 गया तो 2, 2 एकम 2, 2 3 6, 30 घंटे में। टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, 30 घंटे लगेंगे। किसने, 30 घंटे इसको भरने में लग जाएंगे। यश रावत 30 घंटे, वेरी गुड। जिन जिन कमांडोज ने 30 घंटे बताया है, बिल्कुल सही आंसर है आपका 30 घंटे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, 660 प्लस 22 प्लस 88 का 1/8 गुणित 40 बराबर x। कमलेश राजस्थान वेरी गुड, यश रावत वेरी गुड, सही आंसर आ रहे हैं आपको बिल्कुल। ठीक है, और ये मैं यहाँ पे काउंटिंग बिल्कुल मोटिवेट कर करके यहाँ पे काउंटिंग देख रहा हूँ। बंदे जो करंट व्यूवर्स हैं वो मेरे साथ में 19 व्यूवर्स जुड़े हैं
और बाकी कमांडोज पता नहीं क्या कर रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या दे रखा है हमारे पास में क्वेश्चन, 660 प्लस 22 प्लस 88 का मतलब गुणा होता है, और सबसे पहले बोर्ड मास में क्या, 8 एकम 8 8 एकम 8 11, ठीक है, गुणा 40 बराबर x। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे मैंने कर दिया तो 11 चौक 40। अब यहाँ पे हम जोड़ते हैं 660 प्लस 22 प्लस 11 एकम 11 11 चौक 44 440। अब क्या करेंगे, जोड़ देंगे इसको, 440 प्लस 22, 2 का 2 6 4 10 12 की 2 हासिल की 1 11 22। ठीक है, अर्जुन मालविया मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर आएगा 1122। क्या आंसर आएगा इसका, 1122, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, जिन जिन कमांडोज का 1122 आया है बिल्कुल सही आंसर आया है, 1122 बिल्कुल। ठीक है, ई, ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल, हाँ ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, जितने भी कमांडोज मेरे साथ में जुड़े हैं सबका ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने, जल्दी से इसको करिए सॉल्व। यश रावत वेरी गुड। चलिए, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या करना है, गुणे में घाते जुड़ती, सबका आधार समान है, तो 1.3 प्लस 4.4 4 3 7 5। ठीक है, 18 की घात क्या आएगा, 5.7 बराबर 18 की घात x। तो x बराबर कितना आ गया, 5.7, क्योंकि गुणे में घाते जुड़ती है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है इसका आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 41। चलिए, क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। बात करें यहाँ पर इसके आंसर्स की, तो देखते हैं यहाँ पर। चलिए, 81 किसका है, नो का है, और ये किसका होगा, 0.09 का। अगर मैं 2 बार गुणा करूंगा तो कितना आएगा, नंबर में 81 बराबर दे रखा है 10.09। ये हमारे पास में दे रखा है। ठीक है, ये हमारे पास में दे रखा है, तो आप इसको जोड़ते हैं 9 दशमलव, ठीक है, कितना आ जाएगा 9.9 बराबर 10.09। तो इधर जाएगा तो प्लस का, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखिए, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको एक्स मान लेते हैं हम, ये माइनस क्वेश्चन मान के तो इसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो एक्स बराबर 10.09 माइनस 9 पॉइंट कितना है, 10.09, 10.9। चलिए, यहाँ पे 81 का क्या होता है, 81 का 9 होता है, प्लस ये 0.9, तो 9 और इसको मैं जोड़ूंगा तो 9.9 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको बराबर के उधर ले जाऊंगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 9.2 घटा दूंगा मैं वहां पे जाके। अब मेरे पास में कितना आया, x बराबर 10.09 और 9.9। तो यहाँ पर देखिए तो 9 का 9, और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इधर से कैरी लेंगे एक, 10 में से एक आएगा तो कितना आएगा, एक, और इधर कितना बचा 0.19, ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरफेयर वाला था, तो इसका जो सही आंसर आएगा 0.19 आएगा। ठीक है, 0.19 इसका सही आंसर आएगा। राजपूत बॉय यूपी वाले 1 बता रहे, 1 नहीं आएगा, इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर जो सी है 0.19। रोहित सोलंकी डी 1 बता रहे, नहीं, एक नहीं आएगा। ठीक है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। चलिए, एक बार फिर से आपको मैं समझा देता हूँ इसको। देखिए, ये किसका है, 9 का है, प्लस ये किसका है, 0.9 का है, बराबर 10.09 दे रखा है, माइनस एक्स मान लेते हैं इसको हम। अब माइनस का एक्स इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और 9.0 तो 9.9 कितना हो जाएगा, ये 10.9 में से क्या आएगा, हाँ एक 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 बिल्कुल बिल्कुल, एक बार एक आएगा। ठीक है, एक बिल्कुल,
क्योंकि ये 9 का था, बिल्कुल सही का आंसर बिल्कुल सही है, 9 प्लस 0.9, ठीक है 0.9, तो ये क्या हो जाएगा 9.9, और मेरे पास में उधर क्या था 10.09, 9 प्लस 0.9 तो 9.9, 10.09 में से घटाऊंगा मैं, लेकिन यहाँ पे अगर 9.9 आया मेरे पास जोड़ने के बाद और मेरे पास बचा क्या था 10.09, तो क्या करेंगे घटा देंगे इसको, बिल्कुल इसका आंसर वही आएगा जो पहले बताया था मैंने, 10 में से 9 गया तो 1, और इधर 0.99, 0.19, ठीक है। ठीक है 0.19 ही आएगा, ठीक है 0.19 ही आएगा, 0.19 बिल्कुल सही आंसर आएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन थोड़ा पीछे वाला था, थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया होगा, ठीक है। सी ही आएगा, बिल्कुल सी आएगा, बिल्कुल जय भवानी कमलेश, वेरी गुड वेरी गुड, सही आंसर सी ही आएगा, इसका सी ही आंसर इसका सही आएगा। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे मैं कुछ देख पा रहा हूँ, ये न्यू अपग्रेड फॉर इज अवेलेबल फ्रॉम क्विक हिल, कमलेश वेरी गुड, सी ही आएगा, बिल्कुल सी आएगा इसका आंसर, बिल्कुल। प्रवीण विश्वकर्मा बता रहे हैं 10.09 को 9.90 से घटाएंगे, इसे माइनस करेंगे, ठीक है, लेकिन 0 देखिए 9.90 नहीं है मेरे पास, 9.90 है ना, प्रवीण करे बिल्कुल, तभी भी आंसर वही आएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, जल्दी से कीजिए इसका आंसर। क्या दे रखा है हमारे पास में, इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम √x, माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 161, 8 का कितना आ जाएगा 64, 4 और 1 5, 6 6 12 हासिल की, एक और एक तो 225, तो √x बराबर क्या आ जाएगा 225, तो हम रूट को हटाएंगे तो 225 का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, और 225 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 52, 250, ऑप्शन नंबर सी, x बराबर, अगर 225 का गुणा करूंगा मैं 225 में, तो मेरे पास में x बराबर आ जाएगा 52 50, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, जिन जिन कमांडोज का ऑप्शन नंबर सी आया है बिल्कुल सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मिथिलेश ने कितने 48,000, पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है ये, पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन, पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन है, और इसमें मिथिलेश का हिस्सा कितना दे रखा है 48, ठीक है, और इसके बाद में विद्या का हिस्सा कितना दे रखा है 56। देखिए यहाँ पे समझने वाली बातें हैं, देखिए यहाँ पे समझने वाली बातें ये है कि देखिए ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, इसने 7 माह यूज किया, और जबकि इसने पूरे साल की बात चल रही है, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो भैया जो मिथिलेश है उसने पूरे 12 महीने तक लगाए थे, लेकिन ये 7 माह बाद आती है, मतलब 12 में से 7 गया तो कितना बचा, मतलब ये 5 महीने ही काम करती है इसमें। अब ये 3 शून्य से 3 शून्य, अब 8 छंग 48, 8 सत्ती 56, ठीक है, रेशो मेथड से करेंगे हम इसको, तो मेरे पास में कितना आया 12 छंग 72, और ये 7 पंजे 35, ठीक है। अब मेरे पास में इसका लाभ कितना है दोनों का 5,885, और निकालना किसका है विद्या का, तो विद्या का लाभ, विद्या का कितना हिस्सा है यहाँ पर 35, 35 गुणा 5,885 बटा कितना आएगा, बटा में हम 75, 72 प्लस कितना हो जाएगा 107, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, ऊपर करता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम इसका गुणा करेंगे 35 गुणा बटा कितना हो जाएगा 107, और ये 107 से कटेगा, ठीक है, 55 बार 55 बार, 55 बार ये कैंसिल हो जाएगा, और 55 बार कटेगा तो क्या बचेगा हमारे पास में 55 गुणा 35, 5 चाम 25 की पाई हासिल की 2, 5 चाम 25, 25 और 2 27 कट, 3 पंजे 15 की पाई हासिल की 1, 5 3 15, 15 और 1 16। अब इसको जोड़ देंगे हम तो कितना आएगा हमारे पास में, इसको जोड़ेंगे तो ठीक है, इसको जोड़ेंगे यहाँ पर हम, यहाँ पे जोड़ते हैं हम इसको, तो 5 का 5, 7 5 12 की 2 हासिल की 1, 6 2 8, 8 और 1 9 और 1 1925, जिन कमांडोज का 1925 आया है बिल्कुल सही आंसर है 1925,
ठीक है 1925 राइट आंसर है। जिन कमांडोज का 1925 आया बिल्कुल सही आंसर है ये कमांडोज। ऑप्शन नंबर सी रूपी वाले बिल्कुल सही है आंसर, बिल्कुल सी बिल्कुल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2 करनी 3 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई कितनी होगी? जल्दी से बताए इसका आंसर क्या होगा कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2 करनी 3 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई कितनी होगी? उसकी ऊंचाई निकालना है हमें। ठीक है, क्या निकालना है हमें? इसकी ऊंचाई निकालना है। जल्दी से बताइए ऊंचाई क्या होता है? तो h बराबर क्या होता है? ऊंचाई निकालते, ऊंचाई निकालेंगे तो h बराबर, ठीक है, करनी 3/2 इंटू ए। और ए कितना दे रखा है हमारे पास में? कितना दे रखा है हमारे पास में? 2 करनी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, तो h बराबर करनी 3/2 इंटू ए। तो देखिए यहाँ पर, तो h बराबर करनी 3/2 इंटू क्या है? 2 करनी 3। तो 2 से 2 कैंसिल, करनी 3 का करनी 3 में करूंगा तो कितना आ जाएगा? h बराबर 3 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 3 सेंटीमीटर। ठीक है 3 सेंटीमीटर आएगा, ओनली 3 सेंटीमीटर, क्योंकि देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, करनी 3 का करनी 3 में करूंगा तो कितना आएगा? 3। और ठीक है 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 3 आएगा मेरे पास में। तो आंसर इसका बिल्कुल सही आएगा 3। ठीक है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर ए किया है बिल्कुल सही आंसर आपका ए। कुलदीप कुमार कमलेश जी आपका आंसर बिल्कुल गलत आ रहा है। ठीक है ऑप्शन नंबर ए आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसमें लंबाई 12 और चौड़ाई 8 है। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से कीजिए इसका आंसर, जल्दी से इसका आंसर कीजिए। एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसमें लंबाई दे रखी है 12 और चौड़ाई 8 दे रखी है। ठीक है और ऑप्शन ई बना लेता हूं मैं यहाँ पे। बारह आठ 96। कमलेश आ रहे 120 बता रहे, नहीं नहीं नहीं, ठीक है 12 8 96 होता है कमलेश जी। 120 सेंटीमीटर नहीं आएगा, 96। जय भवानी वेरी गुड। ठीक है 12 8 96 होता है। ठीक है 120 कहाँ से आएगा? 12 धाम 120 हो जाएगा क्या? 8 और 12 है वहां पर। ठीक है कमलेश, ठीक है देखिए इसमें क्या दे रखा है यहाँ पर? एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसमें 12 सेंटीमीटर लंबाई दे रखी है हमें, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर दे रखी है। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई 12 और चौड़ाई 8, 12 8 96 सेंटीमीटर। ठीक है ऑप्शन नंबर ई। ठीक है ऑप्शन नंबर ई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आ चुका है रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपके सामने, 48 24 72 36 108 और क्वेश्चन मार्क। चलिए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जल्दी से, क्या आएगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए कि 48 24 72 36 और 108 के आगे क्या आना चाहिए? तो 48 24 72 36 और 108, तो यहाँ पे हम बात करें तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर बात करें हम 48 48 कॉमा 24 कॉमा 72 कॉमा 36 कॉमा 108 बराबर x। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 का भाग जा रहा है ना, भाग कितना हो रहा है? 2 का, 2 दूनी 4 2 चौक 8। फिर यहाँ पे गुणा कितने का हो रहा है? 3 का। फिर यहाँ पे भाग कितने का हो रहा है? 2 का। यहाँ पे गुणा 3 का, भाग कितने का होगा? 2 का। 2 5 10 2 चौक 8, यानी कि कुल मिला के 2 का भाग 3 का गुणा, 2 का भाग 3 का गुणा, 2 का भाग 3 का गुणा, तो कितना आएगा? ऑप्शन नंबर डी 54। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। जिन जिन कमांडो सैनिकों ने ऑप्शन नंबर सी किया था, ऑप्शन नंबर सी किया था बिल्कुल सही, डी किया था बिल्कुल सही है। जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर मतलब कि डी किया था 54 बिल्कुल सही है उसका आंसर। चलिए ABCD आ चुकी है, तो ABCD उसका क्या दे रखा है? WXYZ, तो इसका क्या आएगा? EFGH, इसका क्या आना चाहिए? तो देखिए A का अपोजिट Z होता है, D का अपोजिट W होता है, ठीक है, और C का अपोजिट X, P का अपोजिट Y। वैसे ही क्या करेंगे? A का अपोजिट, H का अपोजिट, ठीक है, F का अपोजिट और H का अपोजिट। ठीक है
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखते हैं ABCD बना के। यहाँ पर ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो देखिए ई का उल्टा, देखिए ई कौन से 1 2 3 4 5 पे आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 पे कौन आएगा, ई का उल्टा वी आएगा। ठीक है, यहाँ पर वी हमें दो जगह दिख रहा है, STUV दिख रहा है मुझे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और इसका हमारा एच का उल्टा क्या आएगा, एच कहाँ पर है हमारा, 3 और 3 6 7 8 पे, और 3 और 3 6 7 8 8 पे, एस आएगा। तो एस और वी लास्ट में दिख रहा है क्या हमें, एस और वी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए, टी और यू। ठीक है, STUV, तो सही आंसर आएगा STUV। जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर ए किया है STUV, बिल्कुल सही आंसर है आपका। चलिए बढ़ते हैं हम 48 क्वेश्चन नंबर पे। हमारा सेशन के 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। और यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 15वां कौन सा होगा। चलिए यहाँ पर हम लेटर्स बनाते हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब इसको बोला गया है कि जो द्वितीय अर्धांश है, मतलब दूसरा वाला अर्धांश है, उसको उल्टा लिखा जाए। तो हम इसको उल्टा लिख देते हैं। ठीक है, एम के बाद में उल्टा लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं इसको हम, उल्टा लिख देते हैं यहाँ से, NOPQRSTUVWX। ठीक है, ऐसे आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा। मैं इसको ABCDEFGHIJKLM यहाँ से करता हूँ, NOPQRSTUVWXY और Z। ठीक है, Y और Z। अब द्वितीय अर्धांश को उल्टा लिख दिया तो क्या बोला गया है कि दाएं से 15वां, दाएं से 15वां, तो ये 13 और 14 15, क्या आएगा L। ठीक है, यहाँ से 13, ये 13 हो गए, 14 और ये 15, तो क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी। जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर बी किया है, बिल्कुल सही आंसर। रंजीत अभी जुड़े हैं मेरे साथ में। टोटल करंट व्यूवर्स है मेरे पास में 20। ठीक है, जितने भी कमांडोज मेरे साथ में सभी को एक बार स्वागत करता है पृथ्वी डिफेंस एकेडमी। चलिए क्वेश्चन नंबर 49। जिस प्रकार पैर का संबंध जूते से है तो उसी प्रकार हाथ में क्या पहनेंगे। जिस प्रकार पैर का संबंध जूते से है तो भैया हाथ में क्या पहनेंगे, हाथ में क्या पहनेंगे, दस्ताने पहनेंगे। अंगुली बाजू लिखना तो कुछ अलग ही जा रहा है। तो इसका जो सही आएगा आंसर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, दस्ताना। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पे हम आ चुके हैं। हाँ, जिन जिन कमांडोज का ऑप्शन नंबर सी दस्ताना आया है, बिल्कुल सही आंसर से। चलिए बढ़ते हैं हम। जिस प्रकार मूली का संबंध मूली का संबंध मूल से है तो बैंगन का संबंध किससे है। मूली का संबंध मूल से तो बैंगन क्या है, फल, तना, फूल, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, लास्ट क्वेश्चन, अंत भला तो सब भला। चलिए सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आएगा फल। ठीक है, मूली मूल से संबंधित है तो फल किससे संबंधित है। ठीक है, फल किससे संबंधित है, फल मूल से ही संबंधित है, फल संबंधित है बैंगन से। जिन कमांडोज का ऑप्शन नंबर ए आया है, बिल्कुल सही आंसर आया है। ललित साहू सी बता रहे हैं, रंजीत ए बता रहे हैं मुझे। तो आज का सेशन, मेरे साथ में जितने भी कमांडोज जुड़े उन सभी को एक बार पृथ्वी डिफेंस एकेडमी की इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करते हैं हम। और सेशन फिनिश होने वाला है। सभी कमांडोज को संडे स्पेशल की राजपूत बॉय बता रहे हैं, ए कुलदीप, थैंक यू सर, जय हिंद जय हिंद। बिल्कुल सभी को जय हिंद। चलिए सेशन को फिनिश करते हैं यहाँ से हम अब। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने जो आज का सेशन था सभी ने अच्छे से देखा होगा और सभी सेट पेपर में जो OMR शीट है हमारी आपने भरी होगी। और क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे जरूर बताएं कि कितने क्वेश्चंस आपके सही गए हैं, कितने गलत गए हैं। और फिर मिलते हैं हम, जल्दी ही मिलते हैं आज के सेकंड क्लासेस में आपके साथ। ठीक है, तो जितने भी कमांडोज हैं मेरे साथ में, उन सभी को जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद।